3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। आज हमने आप लोगों से बोला था कि जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हमने कुछ छोटा सा टास्क दिया था कि सभी रिवीजन करेंगे और उसमें से हमें कुछ चीजें पूछनी है वो बताएंगे। उसके बाद हम जो ग्लैंड्स हैं हमारी, उनके फंक्शन क्या है वो बताएंगे। तो उसके बाद कल से पीडीएफ स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो सब लोग पहले एक एक लोग बता देंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? एनाटॉमी मैम जो दिखता है वो एनाटॉमी है, और जो अंदर के काम है जो हम देख नहीं सकते हैं वो फिजियोलॉजी है। वेरी हमारे शरीर के दिखने वाले जो बाहरी दिखने वाले हो उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं, और हमारे शरीर के अंदर में जो ऑर्गन जो अपने आप काम करता है उसे फिजियोलॉजी कहते हैं, क्रिया विज्ञान कहते हैं। वेरी ठीक है, देवेंद्र जी बोलिए। जो हमारे शरीर के अंदर जो अपने आप कार्य करता है उसे फिजियोलॉजी कहते हैं, और जो शरीर के बाहर जो कार्य करता है उसे एनाटॉमी कहते हैं। जो हमारे एक्सटर्नल बॉडी, जो हमारे लिम्स दिख रहे हैं, हाथ पैर, ये सब क्या है, जो भी फंक्शन कर रहे हैं, हाथ आई जो भी बाहर है वो सब क्या है, एनाटॉमी है। और जो हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन्स सेल्फ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, वो सब क्या है, सब फिजियोलॉजी। ठीक है, चलिए बालकृष्ण जी आप बताइए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। Are you getting me? Sir, are you getting me? चलिए कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो जो हमारा दिखने वाली बॉडी है, जो बाहर से दिखाई दे रही है, जो हमारे अंग बाहर से दिखाई दे रहे हैं वो सब एनाटॉमी है, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में प्रोसेसिंग हो रही है वो सब फिजियोलॉजी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हमने पूछा था, हमने कल बताया था
कि जो हमारा पूरी बॉडी है वो कितने सिस्टम से मिलकर बनी हुई है? हाउ मेनी सिस्टम्स आर कनेक्टेड इन आवर बॉडी? 11 सिस्टम। 11 सिस्टम से। ठीक, एक एक करके सभी लोग 11 सिस्टम के नेम डिस्क्राइब कर देंगे। कंकाल सिस्टम, मांसपेशी, ये कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र, त्वचा तंत्र, नर्वस सिस्टम, अंतर्स्रावी तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचलन, लसिका तंत्र जो रोग प्रतिरक्षक तंत्र भी कहते हैं, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रतिमा जी बोलिए, सॉरी सरोज जी बोलिए। जी मैम, कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र, त्वचा तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, लसिका तंत्र और हो गया मैम, पता नहीं। पाचन तंत्र? जी मैम, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन। पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और लास्ट हमारा है प्रजनन तंत्र। जी मैम। देवेन जी आप बोलिए। कंकाल तंत्र, मांसपेशीय तंत्र, त्वचा तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, लसिका तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र। ग्लैंड्स हमारी किस सिस्टम में आती हैं? ग्लैंड्स हमारे किस सिस्टम में आती हैं? अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम में आती है। ग्लैंड्स हमारी टोटल कितनी है? 9 है। अब बात करते हैं जो हमारी ग्लैंड्स के नेम हैं वो क्या थे? पिट्यूटरी, थैलेमस, थाइमस और एक बार हम रिवीजन करा रहे हैं, ठीक, सब लोग ध्यान से हाथ रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे पिनियल ग्लैंड और ये रही पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्लैंड और ये पिट्यूटरी। ये हो गए हमारे 3 ग्लैंड्स। फिर गले में 2 है, थायराइड और गले सामने से दोनों साइड थायराइड है और पीछे पैराथायराइड है। ठीक, 5 ग्लैंड्स हो। फिर जो चेस्ट वाला पार्ट है, जहाँ हार्ट है हमारा, चेस्ट है, वहां पर क्या है? वो हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड। फिर जो हमारा पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां पर पेनक्रियाज है। जो उत्सर्जन तंत्र है वहां पर एड्रिनल ग्लैंड, जो 2 है किडनी के ऊपर है। ठीक है, 2 ग्लैंड है, 2 किडनी है, दोनों पर कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड है। फिर लास्ट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फीमेल, उस ग्लैंड का नाम गोनैड ग्लैंड है। ठीक है, वहां पर मेल की ग्लैंड से हार्मोन अलग निकलेंगे और फीमेल की ग्लैंड से हार्मोन अलग निकलेंगे। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेल और फीमेल की जो ग्लैंड है उसका नाम क्या है? गोनैड ग्लैंड। ठीक, हार्मोन अलग अलग निकलेंगे पर पर्टिकुलर जो ग्लैंड का नाम है वो गोनैड ग्लैंड सेम है। ठीक है, चलिए अब कौन स्टार्ट करेगा? कहां से कौन बताएगा पहले? प्रतिमा जी, सरोज जी, देवेन जी, जिसको भी लर्न होगा वो बोलेंगे। कहीं मिस होगा तो हम बता देंगे। हाइपोथैलेमस, फिर क्या कहते हैं? तुरंत आपको याद है हाइपोथैलेमस, जस्ट नीचे सामने ऐसे बोलिए तो याद लर्न हो जाएगा। पिट्यूटरी, फिर थायराइड। कौन से थी? हाइपोथैलेमस, फिर पिनियल ग्लैंड, पिनियल से पिट्यूटरी, फिर थायराइड,
हाँ, थायराइड, फिर पैराथायराइड, पैराथायराइड जस्ट पीछे, थैलेमस, थाइमस, थाइमस, जी थाइमस, ठीक है, थाइमस, फिर पेनक्रियाज, पैनक्रियाज, वेरी गुड, फिर उत्सर्जन तंत्र जिसको कहते हैं वो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है दो, वाली वो क्या कहते हैं उसको, एड्रीनल ग्लैंड, जी एड्रीनल ग्लैंड, फिर बोनेट ग्लैंड। बस हो गया, ठीक है। चलिए प्रतिमा जी आप भी बोलिए, जहाँ कहीं मिसिंग होगा बोल हम बता देंगे। मैडम उतना तो याद नहीं रह रहा है जितना मैं मतलब मुझे याद नहीं, मैं बाहर भी हूँ, पेपर नहीं है मेरे पास, देखकर मैं बोल नहीं सकती, जितना याद आ रहा है मैं बोल रही हूँ। हाइपोथैलेमस, हाँ, पिनियल ग्रंथि और पिट्यूटरी, ठीक है। और आपको वो भी ध्यान आ रहा है तो मास्टर ग्लैंड बोलिए इसको, ठीक है। जी। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। 3rd नंबर जो मास्टर ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस और 7 वाला नेक्स्ट याद नहीं आ रहा है मैं, ग्लैंड का ने क्या याद नहीं रह रहा है मैं। कोई बात, डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रियाज है, वो सबको याद है, ठीक है जी। पेनक्रियाज ग्लैंड। फिर उत्सर्जन तंत्र में कौन सी है? एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक। लास्ट प्रजनन तंत्र में गोनैड ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्लैंड है गोनैड ग्लैंड, ठीक। चलिए ध्यान पे, हाँ ठीक। hypothalamus, pineal gland, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, थाइमस ग्लैंड जो हमारे चेस्ट के पास है, सर्कुलेटरी सिस्टम, चेस्ट और हार्ट के पास जो ग्लैंड है वो थाइमस ग्लैंड है हमारी। pancreas gland, वेरी गुड। adrenal gland, एड्रीनल ग्लैंड जो हमारे किडनी के ऊपर है दोनों। फिर लास्ट gonad gland, गोनैड ग्लैंड, ठीक। गोनैड, GONAD, गोनैड ग्लैंड जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्लैंड है, ठीक। चलिए अब आते हैं इसके हार्मोन्स पर, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जो हमारे ग्लैंड्स हैं ये क्या है, इनसे हार्मोन्स निकलते हैं और हार्मोन्स हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के साथ फ्लो होते हैं। हार्मोन कैसे फ्लो करते हैं हमारी बॉडी में? ब्लड में ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होकर बॉडी में फ्लो करते हैं, ठीक है। जो हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं, तो फर्स्ट पहला जो हमारा हार्मोन है, जो बेसिक हार्मोन में कनेक्ट होता है, काउंट होता है, वो है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस एक ऐसा हार्मोन है जिसे बोलते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सभी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? हाइपोथैलेमस। जितनी भी बाहर से इंफॉर्मेशन मिलती है वो सब कौन गेन करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक। और वो जैसा जिस चीज को समझता है उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। मतलब जैसी बाहर से हमें न्यूज मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग हमारे अंदर चेंजेस दिखाई देंगे, हमारे बिहेवियर में, हमारे मेंटल हेल्थ पे उसका इफेक्ट दिखाई देगा। सडन मान लो सपोज हम लोग अभी बहुत खुश है और हमने अचानक से सुना किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक, somebody has injured, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घायल हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, तो सडन हमारा हाइपोथैलेमस से कैसे हार्मोन्स निकलेंगे? नेगेटिव हार्मोन निकलेंगे। मतलब पूरे शरीर में जितने भी हमारे अदर बॉडी में हार्मोन्स निकलने वाले हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, वो सब नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि हमने
जैसी इंफॉर्मेशन गेन की है उसी के अकॉर्डिंग जो नीचे के अदर हार्मोन्स है वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे। अब यही बात अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में बोले, अदर पॉइंट ऑफ व्यू में ले, अदर हैंड बात करें, तो क्या होगा कि इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट 3 days, 3 दिनों से हम बीमार चल रहे हैं, फीवर में है, और सडन हमने कोई पॉजिटिव न्यूज सुनी, और उस पॉजिटिव न्यूज का इफेक्ट क्या आएगा कि हमारा जो फीवर है उस फीवर में भी हम कहीं चलने के लिए तैयार हो सकते हैं, कुछ काम करने के लिए भी रेडी हो सकते हैं। मतलब हमें जो हमारा फीवर है उसका जो इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, वो हम उससे बाहर आ जाएंगे। तो ये क्या बता रहा है कि हमारे शरीर में हमें कितनी बॉडी में तकलीफ है, बॉडी में कितनी प्रॉब्लम्स है, इट डजंट मैटर। जैसी हमें न्यूज मिलती है उसके अकॉर्डिंग हमारा माइंड रिएक्ट करता है, और माइंड का रिएक्शन बॉडी के पर दिखाई देता है। तो यदि हमारी पॉजिटिव न्यूज है तो माइंड का रिएक्शन बॉडी पर पॉजिटिव दिखाई देगा, और नेगेटिव कोई न्यूज हमने सुनी है तो नेगेटिव न्यूज का रिएक्शन हमारी बॉडी पर नेगेटिव दिखाई देगा। तो हाइपोथैलेमस क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और दूसरा, हाइपोथैलेमस हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? हाइपोथैलेमस से। ठीक है, जब भी हमें भूख और प्यास लगती है, हंगर, थर्स्ट, ये सब फीलिंग आती है, ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, इन सब के लिए हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस भूख, प्यास और बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ता घटता है, इन सब के लिए हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी न्यूज को कैसे गेन करता है, ये गेन करने की प्रोसेस भी हाइपोथैलेमस के पास है। इसलिए एक सजेशन है सभी के लिए, योग में भी दी जाती है और मनोविज्ञान में भी, कि सोते समय स्लीपिंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग जब आप बेड से उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठने के समय, स्लीपिंग टाइम सोने के समय, भोजन करते समय, इफ यू टेक फूड एट दैट टाइम वी हैव टू अवेयर फॉर नॉट नेगेटिव न्यूज। ठीक है, नेगेटिव न्यूज ना सुने, ये अवेयर होना है। जब हम भोजन करते हैं, इफ वी टेक वाटर लेते समय, भोजन लेते समय, फूड लेते समय, सोने के समय, स्लीपिंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग उठने के टाइम, ये जो 4 टाइम्स हैं, इसमें वी हैव टू बी अवेयर। अवेयर क्या होना है कि वी डोंट टेक नेगेटिव न्यूज। हमें कोई भी नेगेटिव न्यूज लेनी नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक, क्योंकि इन 4 टाइम्स में यदि आप कोई भी नेगेटिव न्यूज गेन करते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है कि वो 24/7 आपके माइंड में चलता रहता है, मूव करता रहता है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हमें समझ कहां से मिलती है? हाइपोथैलेमस का वर्क हमें पता है, लेकिन जब हम योग की प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं कम्युनिटी में, तो हमारे अंदर ये चीज ऑटोमेटिक डेवलप होती है कि हम गलत से गलत, नेगेटिव से नेगेटिव न्यूज को भी ना सुने, या सुनकर भी उसका इफेक्ट अपने अंदर ना लाए। ये डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है? योग के द्वारा। क्योंकि कई बार देखेंगे एक ही न्यूज 10 लोग सुनते हैं, लेकिन 10 के ऊपर प्रभाव अलग अलग आता है, इफेक्ट अलग अलग आता है। तो इफेक्ट अलग अलग आने का, प्रभाव अलग अलग आने का मतलब है कि जो जितना स्ट्रांग है वो उतना ही समस्याओं को, नेगेटिव पॉइंट्स को कम ग्रहण करें, और जो जितना वीक है वो उतना ही जल्दी अपोजिट सिचुएशन में अफेक्टेड होता है। ठीक है, कोरोना वायरस में क्या हुआ था? जो लोगों का इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग था वो कोरोना वायरस के अटैक से बच गए थे या जल्दी इंप्रूव
रिकवरी हो गई थी उनकी, और जो लोग वो का इम्यूनिटी डाउन थी वो लोग बहुत जल्दी जल्दी अफेक्टेड हो रहे थे और उनको ठीक होने में भी टाइम लग रहा था। तो ये क्या है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि यदि हम योग को अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यदि हमने इंक्लूड कर रखा है, शामिल कर रखा है, तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो स्ट्रांग हो जाएगा और नकारात्मक नेगेटिव न्यूज से जल्दी जल्दी प्रभावित नहीं। फिर नेक्स्ट आते हैं पिनियल ग्लैंड। पिनियल का काम क्या है? पिनियल ग्लैंड हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्लीपिंग पैटर्न के लिए। पिनियल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग पैटर्न। तो पिनियल ग्लैंड को रखना, यदि हमें ठीक रखना है तो क्या करना है? 9 से 10 के बीच सो जाना है। 9 to 10 we have to go to sleep, सोने के लिए चले जाना। क्यों जाना है? क्योंकि 9 से 10 जो 9 to 10 टाइम है, ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है बॉडी का। इस टाइम यदि हम सोते हैं तो हमारा जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो प्रॉपर तरीके से सीक्रेट होता है। फिर नेक्स्ट है, थर्ड है हमारा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ये मास्टर ग्लैंड है। ये मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड यदि ठीक से काम करती है, सही तरीके से वर्किंग में है, प्रोसेसिंग में है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड मींस जो हमारा जितना भी ग्रोथ हार्मोन है, जितने भी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन है, इसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है। जब वो कब काम करता है? जब कोई न्यू बॉर्न बेबी आता है तो ये मदर जो फीडिंग कराते हैं उस समय प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करते हैं। तो ये सब क्या है, इसमें कई और भी हार्मोन्स हैं जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, मास्टर ग्लैंड से निकलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है थायरॉक्सिन, TSH3 थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन, TSH4 थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन 4। तो ये क्या है? थायराइड जो ग्लैंड है ये हमारी, यदि ये डिस्टर्ब होती है तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। यदि थायराइड से निकलने वाला हार्मोन प्रॉपर तरीके से सीक्रेट होगा तो ना तो हमारा वजन बढ़ेगा और ना वजन घटेगा। थायराइड ग्लैंड जब डिस्टर्ब होती है, हार्मोन्स थायराइड का प्रॉपर सीक्रेट नहीं होता है या एक्सेस सीक्रेट होता है, तो व्यक्ति का या तो वेट गेन करता है या वेट ओवर लूज करता है। सेकेंड क्या है इसी में कि इरिटेटिंग नेचर हो जाएगा जिसका थायराइड बढ़ा होता है। फोर्थ में क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज थायराइड से रिलेटेड है। जिसको भी ऑटो इम्यून डिजीज होती है वो सब थायराइड ग्लैंड के कारण ही होती है। जब थायराइड ग्लैंड से TSH3-4 हार्मोन प्रॉपर तरीके से नहीं निकलता है या एक्सेस निकलता है, तब ये प्रॉब्लम डेवलप होती है, क्रिएट होती है। नेक्स्ट इसी में जितना भी हमारी आवाज खराब होती है उसमें भी थायराइड ग्लैंड रोल प्ले करती है। तो थायराइड ग्लैंड को हमें अच्छा कैसे रखना है? अगर थायराइड ग्लैंड को अच्छा रखना हो तो उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। थायराइड और पैराथायराइड दोनों ग्लैंड ठीक तरीके से काम करें, इसके लिए उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। और मास्टर ग्लैंड को ठीक रखना हो तो ओम चैंटिंग का अभ्यास करें। ओम चैंटिंग मास्टर ग्लैंड को ठीक रखता है। हाइपोथैलेमस को ठीक रखना हो तो भी ओम चैंटिंग वर्क करेगा आपका। भ्रामरी प्राणायाम और ओम चैंटिंग दोनों काम करेंगे हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिव रखने के लिए और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव रखने के लिए। फिर नेक्स्ट आते हैं इसी में, नेक्स्ट पैराथायराइड से कौन सा हार्मोन निकल रहा था मानो? पैराथायराइड। थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन TSH3, TSH4 और पैराथायराइड से पैराथायराइड हमारा सीक्रेट होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहां पर है? लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम में है। तो थाइमस ग्लैंड से हार्मोन कौन सा निकलता है? थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन थाइमस ग्लैंड से निकलता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारी इम्यूनिटी के लिए, रोग प्रतिरक्षा तंत्र के लिए।
इसमें क्या है, इम्यूनिटी किसके बेस पर स्ट्रांग होती है? जब हमारा आरबीसी ठीक हो, रेड ब्लड सेल ठीक हो, डब्ल्यूबीसी ठीक हो, व्हाइट ब्लड सेल ठीक हो, और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा सभी जब एक्यूरेट पोजीशन में होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी या हमारा इम्यून सिस्टम सही से काम करता है। तो ये इम्यून सिस्टम क्या है, किससे रिलेटेड है? थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड। और थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहा है उसका नाम क्या है? ग्लैंड का नाम थाइमस है और हार्मोन निकल रहा है थाइमोसिन। ठीक, किससे रिलेटेड है? रोग प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम से। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलने वाला पैनक्रियास, पैनक्रियास ग्लैंड है, और हार्मोन है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन कब निकलता है हमारा? इंसुलिन कब सीक्रेट होता है? इंसुलिन यदि प्रॉपर सीक्रेट होता है तो हमारा पाचन तंत्र सिस्टम अच्छा रहेगा। लेकिन सर कुछ बोल रहे हैं? डायबिटीज या इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज। ठीक है, कब? जब इंसुलिन प्रॉपर सीक्रेट नहीं होगा तब। ठीक है, अगर इंसुलिन प्रॉपर सीक्रेट हो रही है तो तब तो हमारी बॉडी में शुगर का लेवल नॉर्मल रहेगा। यदि इंसुलिन प्रॉपर सीक्रेट नहीं होती है तब हमारे अंदर शुगर का लेवल जब डिस्टर्ब होता है तब डायबिटीज बढ़ती है, या तब बोलते हैं ये डायबिटिक पेशेंट है, ही और शी इज डायबिटिक पेशेंट। तो ये क्या है कि इंसुलिन पैनक्रियास से निकल रहा है, ग्लैंड से। तो जो इंसुलिन है हमारा वो प्रॉपर तरीके से सीक्रेट हो बॉडी में, उसके लिए हमें क्या करना है? कैसे इंसुलिन को प्रॉपर सीक्रेट होने में हम सपोर्ट कर सकते हैं? फर्स्ट 9 से 10 बजे में सोना है। ठीक, 9 to 10 हम सोते हैं, पहला सपोर्ट तो ये मिलता है इंसुलिन को सीक्रेट होने में। सेकेंड क्या है? अर्ली मॉर्निंग मीन्स बिफोर सन राइजिंग वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग हमें उठना है। फिर नेक्स्ट क्या है कि भोजन जल्दी खाना है, लेट नाइट भोजन नहीं लेना है, लेट नाइट फूड इनटेक नहीं करना है। ठीक है, 7 to 8 वी हैव टू टेक डिनर। नेक्स्ट क्या है, इसमें हमें योग या वॉकिंग डेली करनी है खाने के बाद और अर्ली मॉर्निंग। वॉकिंग करने से क्या होगा? हमारे अंदर जब स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी से तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के जितने भी ऑर्गन है सब नॉर्मल फंक्शन करते हैं। ठीक, तो ये वॉकिंग का इफेक्ट है। और यदि हम योग करते हैं तो जो इंसुलिन है पैनक्रियास से वो सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में सीक्रेट होता है, तो शुगर की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि जितना ग्लूकोज है वो प्रॉपर तरीके से बॉडी इनटेक करेगी और जितनी कैलोरी है एक्सेस वो बर्न कर देगी जब हम टहलते हैं मॉर्निंग में। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दूसरा एक चीज इंपॉर्टेंट बता दें कि जब भी हम कंटिन्यूटी में प्राणायाम करते हैं 20 मिनट्स तो भी हमारा जो शुगर का लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है बॉडी में। अगर किसी को हो भी गया हो शुगर, डायबिटिक पेशेंट जो लोग भी हो, वो यदि 20 मिनट्स चेन सिस्टम में अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक करते हैं या इवनिंग वॉक करते हैं तो ये लेवल आपका नॉर्मल रहेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं एड्रिनल ग्लैंड में, देखते हैं जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है। एड्रिनल ग्लैंड से कहाँ है? हमारे किडनी के ऊपर है। और किडनी का वर्क क्या है? ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट मटेरियल यूरिन के थ्रू पास आउट, ये किडनी का वर्क है। तो इसका मतलब किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है तो एड्रिनल ग्लैंड ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करती होगी। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड क्या है? 2 है हमारी, और एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं 2 हार्मोन्स सीक्रेट्स इन एड्रिनल ग्लैंड, फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलते हैं, वो है फर्स्ट है एड्रीनलिन।
एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन कौन सा निकल रहा है? एड्रीनेलिन। दूसरा हार्मोन निकलता है नॉन एड्रीनेलिन, NON, नॉन एड्रीनेलिन। फर्स्ट हार्मोन एड्रीनेलिन, सेकंड हार्मोन नॉन एड्रीनेलिन। ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? हाई बीपी के लिए। जब भी बॉडी में हमारा बीपी का लेवल हाई होता है तो किडनी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद हाई बीपी नॉर्मल होता है। तो जब बीपी हाई होता है उसे बोलते हैं एड्रीनेलिन हार्मोन, और जब बीपी नॉर्मल होगा तब बोलेंगे नॉन एड्रीनेलिन हार्मोन। ठीक, एड्रीनेलिन के कारण बीपी बढ़ता है, हाई होता है, नॉन एड्रीनेलिन के कारण बीपी डाउन होता है। इसलिए इसका जो हार्मोन है उसका दूसरा नाम है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। और जितना हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन जिसे बोलते हैं, वो भी यही से रिस्पॉन्सिबल, वो भी इसी से निकल रहा है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है जो एड्रीनेलिन से, क्योंकि स्ट्रेस कब बढ़ता है? हाई बीपी में स्ट्रेस ही तो बड़ा होता है। ठीक है, तो कॉर्टिसोल क्या है? नेगेटिव हार्मोन है। एड्रीनेलिन नेगेटिव हार्मोन है, ठीक, जो हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं लास्ट गोनेड ग्लैंड्स। गोनेड ग्लैंड्स क्या है हमारा? गोनेड ग्लैंड में जो फीमेल का है वो हमारी 2 ओवरीज हैं ट्यूब्स के फॉर्म में। ओवरीज से हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन निकलते हैं फीमेल के, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि हमारे न्यूबॉर्न बेबी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर नेक्स्ट जो मेल के हार्मोन है गोनेड से निकलते हैं, वो क्या है? कहां से निकलते हैं? टेस्टिस से। टेस्टिस एक ट्यूब, जस्ट लाइक अ ट्यूब। तो टेस्टिस से हार्मोन निकलते हैं टेस्टिस्टेरोन। टेस्टिस्टेरोन, ठीक है, ये मेल के, ये भी क्या है? न्यूबॉर्न बेबी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलने वाले जो ग्लैंड है, और ग्लैंड से मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण हार्मोन्स डिफरेंट बनाते हैं। ठीक, बस ये था हम लोगों का ओवरऑल। अभी हमने क्या पढ़ा? जो हमारे ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, और हार्मोन्स किस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आते हैं, हमने एड्रिनल ग्लैंड की बात की और लास्ट गोनेड ग्लैंड की। तो दोनों से जो एड्रिनल ग्लैंड अपनी किडनी को कैसे हेल्दी रखे और अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को या गोनेड ग्लैंड को कैसे हेल्दी रखे, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड को हेल्दी रखने के लिए तो सबसे अच्छा है कि हम पानी सही पिए। ठीक, अब याद रहे पानी की मात्रा, वाटर कंटेंट मॉर्निंग में अधिक होना चाहिए। मॉर्निंग में आप सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में पानी ले सकते हैं, लेकिन इवनिंग टाइम जो पानी वाटर लेते हैं उसको कम रखेंगे, उसका लेवल उसको कम मात्रा में लेंगे। ठीक है, दूसरा सेकंड क्या है? सेकंड में है कि हमें सही तरीके से, यदि हम टहलते हैं, वॉकिंग करते हैं, इवनिंग या मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो हमारी किडनी अच्छी रहेगी। उसके अलावा कोई भी आसन आप एक ले लें जिसमें हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तीनों एक साथ वर्किंग में आते हैं। तो ऐसे प्राणायाम ऐसे आसन जो आगे झुकने वाले हो या पीछे, उसमें से आगे झुकने वालों में से है जस्ट लाइक शशांक आसन, ठीक, मंडूक आसन, योग मुद्रा, और पीछे झुकने वालों में भुजंगासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन, ये सब क्या है? ये आपके तीनों सिस्टम को एक साथ कवर करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और
डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी किडनी आती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे गोनाड ग्लैंड्स आते हैं। फिर इन सब के अलावा क्या करना है कि तीन, कितने लोग जानते हैं बंध, मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध? कितने लोगों को पता है? नाम पता है कि नहीं पता है? मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध, ये तीनों बंध का अलग अलग अभ्यास करते हैं तो सभी ग्लैंड्स हमारे एक साथ एक्टिव होते हैं। मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध, तीन बंध का यदि अलग अलग भी एक साथ, तो आपके लिए भी नए लोग हैं तो टफ होगा, बट तीनों का अभ्यास यदि एक साथ करते हैं और या अलग अलग करते हैं, तो पहले तो अलग अलग ही करिए, एक साथ सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो अलग अलग तीनों का अभ्यास करते हैं तो हमारे बॉडी के 9 ग्लैंड्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं। ठीक, अब आते हैं, तो ये क्या था, हम लोगों ने ग्लैंड्स की बात की, पहले सिस्टम, फिर हमने ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के बाद हार्मोन्स, हार्मोन से रिलेटेड जो हमारी डिजीज हैं वो, और कैसे अपने हार्मोन्स को बैलेंस किया जाए उससे रिलेटेड आसन प्राणायाम की बात की हम लोगों ने। अब नेक्स्ट आते हैं, इसी में देखते हैं एक सेल और हमारी ह्यूमन बॉडी, दोनों का फंक्शन सेम है। ठीक है, सेल का और ह्यूमन बॉडी का फंक्शन सेम है। अब कौन कौन बताएंगे? जिसको जिसको अभी भी लर्न हो वो बताएं कि सेल का और ह्यूमन बॉडी का सिस्टम सेम क्यों है। जो हमारी सिंगल सेल है बॉडी की, सिंगल बॉडी की सेल का फंक्शन और हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन सेम कैसे है? बोलेंगे सरोज जी? सेल से ही अंग बनते हैं मैम, अंग से, और अंग से ही शरीर बनता है। तो जिस तरह से एक सेल काम करता है वैसे ही हमारा पूरा शरीर काम करता है। वैसे ही है। अब देखते हैं इसमें कुछ प्रॉपर चीजों को एक बार रिमार्क करते हैं। एक सेल क्या है? एक सेल के अंदर भी जीवन है, लाइफ है, जैसे हमारे अंदर जीवन है, लाइफ है। यदि हम जीवित हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, लेना है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है, आउट करना है। ऑक्सीजन इन करना है, इनटेक करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना है, बाहर करना है। ऐसे ही एक जो सेल है हमारी बॉडी की, सिंगल सेल है, उसको भी लिविंग लाइफ के लिए ऑक्सीजन इनटेक करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है, आउट। फिर हमारे अपने लिविंग लाइफ के लिए ह्यूमन बॉडी को भोजन और पानी की आवश्यकता है, फूड और वाटर की नीड है। इन द सेम वे एक सिंगल सेल को भी फूड और वाटर की जरूरत है, वो भी लेती है। फिर नेक्स्ट है, एक हम सभी जो हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन क्षमता है। एक न्यू बॉर्न बेबी को हम जन्म दे सकते हैं, एक बेबी को जन्म दे सकते हैं। ऐसे ही एक सेल से भी डिवीजन होता है तो नई सेल डेवलप होती है। सेल का डिवीजन होने पर नई सेल डेवलप होती है। इसके बाद हम लोग जो ह्यूमन बॉडी में हैं, एक टाइम हमारे बॉडी की डेथ हो जाती है। इन द सेम वे जो सेल है, सेल्स में नई सेल डिवीजन होने पर नई सेल डेवलप्ड भी होती हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पे सेल की डेथ भी हो जाती है। ठीक, तो जो जितने भी फंक्शन हमारी ह्यूमन बॉडी के हैं, काम कार्य, उतने ही फंक्शन हमारी सिंगल सेल के भी हैं, क्योंकि एक सेल से ही हमारी बॉडी डेवलप हुई है। एक सेल्स का डिवीजन होते होते, जीगोट वगैरह होते हैं, जाइगोट, तो वो डिवीजन होते होते ही हम बने हैं, हम सभी लोग। तो वैसे ही इसीलिए बोला जाता है कि एक सिंगल सेल का जो वर्क है और हमारी ह्यूमन बॉडी का वर्क सेम है। ठीक, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो वो तुरंत पूछ, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। मैडम, ये ठंडे में पानी, अभी जो मतलब सीजन चल रहा है ठंडे में,
पानी पीने का बिल्कुल इच्छा नहीं, तो क्या करने से नहीं कि हमें पानी पीने का मतलब इच्छा जागृत होगा? इसलिए इस समय गुनगुना पानी बॉटल में रख लीजिए, ल्यूक वार्म बॉटल बॉटल में रख लीजिए, क्योंकि ठंडा तो पानी पानी पीने की इस देखने समय से इच्छा डर नहीं। लगता है कि पानी देखने से डर लगता है कि पानी कैसे पिए, खाना और पीना दोनों डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं नहीं, पानी तो नहीं क्या पिएंगे तो body में करने? कुछ नहीं, पूरा अपना माइंड सेट करिए, पानी आज बॉईल करके रख लीजिए, ठीक है, गुनगुना पानी। उसको आप जब पिएंगी, क्योंकि गुनगुना पानी ल्यूक वार्म वाटर जब हम लोग इंटेक करते हैं ठंड में, तो ऑटोमेटिक प्यास और लगती है, ठीक है। तो इसलिए पानी आराम से पिए। ठंडा पानी अगर आपने रखा, आज हमने भी सोचा है, क्योंकि यहाँ पे भी ठंड बहुत बढ़ गई है, कि अब पानी गर्म रखें, क्योंकि लग रहा है कि पानी पीने की इच्छा नहीं, हालांकि हम पीते हैं, बट फिर भी जब थोड़ा गुनगुना पानी लेंगे तो ऑटोमेटिक पिएंगे, नहीं तो भी तो ठंड काफी पड़ेगी, तो पता चले हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाए, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए पानी को गर्म करके रख लीजिए बॉटल में। और मन करे ना करे, बस शाम के समय इवनिंग टाइम पानी ज्यादा मत पीजिए, क्योंकि ठंड का समय फिर बार बार यूरिन पास आउट होता है, इसलिए वो मत कीजिए। लेकिन पूरे दिन में पानी सही मात्रा में लीजिए, ठीक। बहुत ज्यादा इसलिए नहीं लेना, क्योंकि हम लोग ऐसा तो कोई नॉन वेजिटेरियन तो है नहीं, तो इसलिए नॉर्मल पानी कम से कम एक दिन में, कम से कम अभी ठंड का जो मौसम है, तो 1-1.5 लीटर पानी जरूर लें, कम से कम। सही जो गिलास है वो 6 गिलास पानी जरूर पिए, तो भी ठंड के समय आपको जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि ठंड के समय हमारी बॉडी में बाहर से इतनी चीजें, ऐसा मौसम टेम्परेचर होता है जिसके कारण बहुत प्यास लगती भी नहीं है, जरूरत ही नहीं बॉडी को। तो कम से कम सही 6 गिलास पानी पूरे दिन में पिए, और रात के समय, शाम के समय खाना पानी। भी, भूख भी नहीं लगता है, प्यास भी नहीं लगता है। ये जब पानी आप और सही से पिए तो भूख भी लगती एक है। महीना से ज्यादा हो गया है, इससे तो नहीं क्या थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ मैं। तो अभी ठंडा ज्यादा बढ़ गया है, तो और ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। नहीं तो ठंडक ज्यादा बढ़ गया तो गर्म भोजन लेंगे और पानी गर्म लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करिए, नहीं पता चले योग पढ़ते पढ़ते बीमार हो जाए, ऐसा नहीं करें। योग का मतलब है योग करते स्वस्थ रहे। दूसरा, जिनको बहुत ठंड लगती है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करिए और राइट से सांस लीजिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए, तो बॉडी में अपने आप हीट क्रिएट होती है, गर्मी आती है, ठीक है। जिनको भी कभी लगे बहुत ठंड लग रही है, तो तुरंत आराम से 5 मिनट एक प्रैक्टिस करेंगे, 5 से 10 मिनट। लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे और राइट से इनहेल, राइट ब्लड क्लोज, प्रेशर तो नहीं बढ़ जाएगा मैम? लेफ्ट एक्सेल। ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ जाएगा किसी करने से? क्या चीज सर जी? ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ तो नहीं जाएगा कह रहे हैं? नहीं। जब बहुत ज्यादा ठंड लग रही है इसका मतलब ब्लड प्रेशर डाउन है, ठीक है। जब अधिक हमें मान लो ठंड लग रही, गर्मी जब ज्यादा लगेगी तो समझ लेना कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और ठंडी जब ज्यादा लगेगी तो ब्लड प्रेशर घटा हुआ है, ठीक। तो जिसको ज्यादा ठंड लग रही, भूख प्यास नहीं लग रही, समझ लो इनका ब्लड प्रेशर डाउन है, ठीक है प्रतिमा जी। इसलिए आज गर्म पानी पिएंगे, रख लेंगे बॉटल में पहले से, और सही तरीके से बैठकर भोजन करेंगे। आलस नहीं करेंगे कि ठंड है, मन को बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट करके। लो हो रहा है, बीपी तो ऐसे ही लो हो रहा है, क्योंकि नहीं क्या परसों शाम को नहीं क्या थोड़ा सा सर चकरा जैसे नहीं क्या मैं देखी, तो मेरी बेटी जैसे बीपी चेक की तो नहीं क्या 85/53 आया था बीपी। तो आप एक काम करिए, आप इस समय एक और अच्छी चीज करिए, कॉफी मंगाइए, कॉफी और मुनक्के की लगातार चाय पीजिए, ठंड भी आपको नहीं लगेगी। और कॉफी और मुनक्के की चाय से, जो बनाएंगे कॉफी में मुनक्का डाल के चाय के कॉफी बनेगी वो, तो उसको आप डेली लेंगे तो आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा, और सही तरीके से सुबह। थोड़ा सा मतलब ने क्या प्रॉब्लम हो गया ना मैडम, इसकी वजह से शायद ने क्या ऐसा हो रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि बीपी को पापा ठीक का कर, प्रॉब्लम हो गया ना। आप प्रतिमा जी वो चीज तो आपको अपने अनुसार मैनेज भी करनी पड़ेगी, और उस मैनेजमेंट के साथ अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखना होगा, ठीक। क्योंकि समस्याएं चाहे जितनी हो, यदि समस्याओं के साथ हमने अपने ऊपर, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, तो ये एक दूसरी समस्या बन जाएगी, ठीक।
क्योंकि ये सब चीज मान लीजिए कि जीवन में सारी चीजें ऐसे ही एक सर्कल बनता है, तो इसलिए उन चीजों को भी ध्यान रखना है, पर अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखना है। आप स्वस्थ हैं तो ही कुछ सहायता कर सकते हैं, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और सुबह सोते समय, रात में, सुबह जगते समय, रात में सोते समय अच्छे से प्रेयर करके सोया कीजिए, ताकि आत्मबल, मनोबल जब हमारा बढ़ा हुआ होता है तो हर परिस्थिति को सामना करने के लिए हम लोग तैयार होते हैं। ठीक है। चलिए। और एक अब बात डेली ली जा सकती है मुनक्की जी की मैम, कॉफी थोड़ा सा मेरा नहीं छूट गया बीच में, तो वो मतलब बात मैंने क्या कभी मतलब आप क्लास ले सकते हैं क्या? प्रतिमा जी, क्लास नहीं, जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपको मिल जाएगी, और फिर भी किसी का कोई आप टॉपिक देख लेंगे, कहीं कुछ प्रॉब्लम आए तो जो भी लास्ट क्लास हो उसमें हम देख। ठीक है। आप बस नोट डाउन कर लें कि कौन सी क्लास मेरी है, अगर यदि वो आपकी रिकॉर्डिंग में कवर हो जाए तो ठीक है, फिर भी कहीं कुछ प्रॉब्लम रह जाए तो आप बता देंगे, तो फिर हम लास्ट डे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। 1-2 दिन की जो क्लास है उसमें क्लास में मैम इसकी वजह से छूट गया है सारा। तो कोई बात नहीं, जब तक में आप देख लीजिए, पहले रिकॉर्डिंग से अगर कवर हो जाए, नहीं हो तो फिर जो चीज रह जाए तो वो आप बता देंगे, हम करवा देंगे। ठीक है। चलो, सब बैठे। वो सरोज जी कुछ पूछ रहे थे आप? जी मैम, ये कह रहे हो कि मुनक्के वाली चाय डेली ली जा सकती है, कॉफी? जब ठंड है तब ले सकते हैं, जिनको ज्यादा ठंड लग रही है, जिनका बीपी लो आ रहा है वो ले सकते हैं डेली। ठंड लगती है ना, मुझे ज्यादा ठंड लगती है। जिनको भी ऐसा लग रहा है वो ले सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। उनको कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए अच्छा है, आप और फ्रेश फील करेंगे। ठीक है। चलिए, सब लोग बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, कल पीडीएफ सब साथ में लेकर बैठेंगे, कल पीडीएफ से पढ़ेंगे। ठीक। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes.